हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सी लैंग्वेज क्या होता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होता है और उसका इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, मतलब उसका उत्सर्जन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग सी लैंग्वेज की बात करें तो अगर सी लैंग्वेज क्या होता है तो सी लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको डेनिस रिची ने 1972 में एटी नाम की बेल लेबोरेटरी थी जो कि यूएसए में है, वहां पे इसको डेवलप किया गया था। और सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है और उसी स्ट्रक्चर के तहत हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसको उसके पीछे रीजन ये है कि सी के प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के तहत हम लोग प्रोग्राम के किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ये हमको सी लैंग्वेज में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को, जो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर उसको हम छोटे-छोटे पार्ट में, छोटे-छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उस पार्ट को उस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से छोटे-छोटे पार्ट में, छोटे-छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है और उस टास्क को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो उस टास्क को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सी का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होने से एक फायदा ये भी है कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे से छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है सी लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। अगर सी लैंग्वेज के हम यूजेज की बात करें तो सी लैंग्वेज का यूज जो है वो अधिकतर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना, कंपाइलर डिजाइन करना, डिवाइस ड्राइवर को डिजाइन करना। इस टाइप के एप्लीकेशन में मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सी लैंग्वेज, एक बार फिर से इस बात को समझिए कि सी लैंग्वेज का अधिकतर यूज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर से और ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिवाइस ड्राइवर्स, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमको ये सिखाती है कि पढ़ना कैसे है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा है, पाइथन है, तो उसके बेस को, मतलब अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरा जो पर्सनल आइडिया है वो ये है कि आप पहले सी सीख लो। सी सीखने से ये होता है ना कि हम लोग सीख जाते हैं कि मतलब प्रॉब्लम को समझना सीख जाते हैं कि प्रॉब्लम वास्तव में है क्या। और बंदा वही बंदा कोडिंग कर सकता है, प्रोग्रामिंग, दिए गए प्रोग्राम को कोड के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, प्रॉब्लम को कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि प्रॉब्लम को समझ में पाए। अब अगर कोई बंदा प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाएगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा, तो उसका आंसर कहाँ से देगा? तो आंसर देने से पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। तो वास्तव में सी लैंग्वेज हमको हमारी स्किल को बढ़ाता है। इसके अंतर्गत जो पैटर्न्स होते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, बढ़ती है, हमारे सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ती है ना। तो इसलिए आज के टाइम पे सबसे अधिक इस्तेमाल सी लैंग्वेज का इसी केस में किया जा रहा है। हम इसी लैंग्वेज पढ़ने से हमारी स्किल बहुत अच्छी हो जाती है और एक तरीके से इसको मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। मदर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज कहने के पीछे रीजन ये है कि सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल बाकी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उसमें किया जाता है। इसीलिए आज के टाइम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल तो होता ही होता है। इसके अलावा सी लैंग्वेज आज के टाइम पे इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये बहुत बेसिक लैंग्वेज हो गई। मतलब अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है, जो कि हेल्प करती है बाकी दूसरी अदर लैंग्वेज को सीखने में, वो सी लैंग्वेज है। तो आज के टाइम पे सी लैंग्वेज को इस ज्यादा तो अधिकतर इसीलिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो थे सी के यूजेज। अब बात आती है सी का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर हम सी के इवॉल्वमेंट की बात करें
तो इवॉल्वमेंट की बात करें तो सी लैंग्वेज का जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो 3 लैंग्वेजेस से हुआ है। वो एक थी एल्गोल लैंग्वेज, एक है बीसीपीएल लैंग्वेज और एक थी बी लैंग्वेज, है ना? मतलब जो सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो एल्गोल से लिया गया है। एक लैंग्वेज बीसीपीएल थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक बी लैंग्वेज थी जहां से सी का इवॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, इट यूजेज मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस, मतलब जो सी लैंग्वेज थी वो एल्गोल के कुछ कॉन्सेप्ट के यूज, एल्गोल जो एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके कुछ कॉन्सेप्ट को यूज किया, बीसीपीएल की कुछ कॉन्सेप्ट यूज की, फिर बी लैंग्वेज, मतलब तीनों से कुछ ना कुछ फीचर यूज करके फिर जाके एक नई लैंग्वेज बनी जिसका नाम दिया गया सी लैंग्वेज। कहाँ डेवलप किया गया था? AT&T नाम की बेल लेबोरेटरी थी यूएसए में। कब? 1972 में। और यहाँ पे देखिए एक हमने चार्ट बना के रखा हुआ है जहाँ पे किस तरीके से सी लैंग्वेज का इवॉल्वमेंट हुआ, सी के अलग अलग फेजेस के डेवलपमेंट और उनका अलग अलग नाम, ईयर्स, और जो संस्था या जो डेवलपर से जिसके द्वारा सी को डेवलप किया गया था, तो मतलब सी का जो इवॉल्वमेंट था वो ईयर बाय ईयर किस तरीके से हुआ उसका एक पूरा चार्ट है। आप इस चार्ट को देख के आसानी से समझ सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं देखना है। एल्गोल देख लीजिए, बीसीपीएल देख लीजिए, बील देख लीजिए। तो एल्गोल आपका 1960 में आया था जिसको इंटरनेशनल ग्रुप में डेवलप किया गया था, इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था। बीसीपीएल का कॉन्सेप्ट 1967 में आया जो बीसीपीएल लैंग्वेज थी जिसको मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया था। फिर उसके बाद बी लैंग्वेज आई 1970 में, 1970 में, जिसको केन थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा डेवलप किया गया था। फिर ट्रेडिशनल सी, जिस सी की हम बात कर रहे हैं, 1972 में आई जिसको डेनिस रिची ने डेवलप किया। फिर उसके बाद सी के अलग अलग टाइप के वर्जन आते गए, अलग अलग टाइप के वर्जन अलग अलग टाइप की संस्थाओं द्वारा डेवलप किए गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सी के फीचर्स। तो हमने कुछ फीचर्स आपको पहले ही बता दिया है लेकिन कुछ फीचर्स और भी बता देते हैं। जैसे सी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब सी का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या इस पर्पज से भी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग दूसरी लैंग्वेज को हम लोग आसानी से सीख सके। लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा बताना कि इसका अधिकतर यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। बहुत सी लैंग्वेज के बहुत सारे अपने फीचर्स हैं जिसमें से पहला फीचर्स आपका सिंपल। सी लैंग्वेज जो होती है वो सिंपल लैंग्वेज होती है। सिंपल क्यों होती है? पहला चीज तो इसमें ये एक ऐसी भाषा है जिसमें कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मींस अल्फाबेट का यूज किया जाएगा, डिजिट का यूज किया जाएगा, स्पेशल सिंबल का यूज किया जाएगा, जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं। अल्फाबेट के बारे में आपको पता ही है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है, इसके बारे में भी पता है। हर एक डिजिट की मीनिंग हमको पता है। फिर स्पेशल सिंबल क्या होते हैं इनके बारे में हमको पता है। मतलब इसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लैंग्वेज सिंपल होती है। इसके अलावा भी अगर हम थोड़ा और टेक्निकल टर्म में इसको समझें, ठीक है, थोड़ा हम टेक्निकल टर्म में इस चीज को समझने का प्रयास करें। ये तो सिंपल वे में हो गया कि हाँ सी लैंग्वेज में अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको पढ़ना लिखना आसान हो गया। लेकिन थोड़ा टेक्निकल टर्म में इसको डिफाइन करें तो सी लैंग्वेज चूंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच को यूज करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करती है, तो इससे बेनिफिट ये हो गया कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर हर एक पार्ट को अलग अलग सेपरेटली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उससे ये होगा कि प्रोग्राम की जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कम हो जाएगी, है ना। इसकी वजह से भी सी लैंग्वेज क्या होता है, सिंपल होता है ना। तो सी लैंग्वेज चूंकि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज करता है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपल बनाता है ना। अब सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अगर हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया तो अब उसको पार्ट वाइज जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से उसको समझा भी जा सकता है ना। और उसको आसानी से अगर किसी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम या एरर आता है तो उसको आसानी से डिबग भी कर सकते हैं। फिर मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का फीचर क्या है, या मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हम सी के प्रोग्राम को किसी भी मशीन यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग रन करा सकते हैं। सी के प्रोग्राम को लिखने और रन कराने की बात हो रही है, तो हम सी के प्रोग्राम को विंडोज पे भी रन करा सकते हैं, लाइनक्स पे भी रन करा सकते हैं, विंडोज का कोई भी वर्जन हो हम उस पर आसानी से यूज कर सकते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट मानी जाएगी अगर हम उसके कोड को
एक से अधिक मशीन पे, मतलब किसी भी मशीन पे हम लोग आसानी से उस कोड को रन करा के लिख के रन करा ले, तो वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब कि किसी स्पेसिफिक मशीन पे ही रन करना, दूसरे मशीन पे रन करेगा कि नहीं करेगा वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा सी लैंग्वेज के साथ नहीं है। हम सी के प्रोग्राम को किसी भी मशीन के ऊपर आसानी से राइट करके उसको आसानी से हम लोग रन करा सकते हैं। फिर रिच लाइब्रेरी, अगर हम रिच लाइब्रेरी की बात करें तो सी के अंदर लाइब्रेरी फाइलें होती हैं बहुत सारी, जिसको हम लोग हेडर फाइलें भी बोलते हैं। और उन हेडर फाइलों में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन बना बना के रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे द्वारा बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल में यानी किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया है। तो एक नहीं, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, उन फाइलों के अंदर बहुत सारे ढेर सारे फंक्शन बना के रखे गए हैं। अब वो फंक्शन क्या होते हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा बाद में किया जाएगा। बस आप ये समझिए कि हर एक टास्क के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखे गए हैं। ये कहना थोड़ा गलत होगा, जितने भी फंक्शन बना के रखे गए हैं सबका एक वर्क होगा, अलग अलग वर्क नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, रिच लाइब्रेरी का मतलब है इसमें हेडर फाइलें हैं, मतलब जो सी की लाइब्रेरी है। जब हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं ना, हमको सी की लाइब्रेरी मिलती है। उस लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन पहले से बना के रखे गए होते हैं, उनका हमको सिर्फ यूज करना होता है। यूज कब करेंगे ये डिपेंड करता है कि कैसा हमारे पास टास्क है, जैसा टास्क होगा उसी से संबंधित हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, अगला जो फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि रैम को मैनेज करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बना दिया, उसमें कुछ स्पेस पहले से हमको कुछ स्पेस ऐसे हम लोग पहले केस सेंसिटिव के बारे में समझ लेते हैं। केस सेंसिटिव की मैं बात कर रहा था। अगर मैं केस सेंसिटिव की बात करें तो मतलब सी लैंग्वेज को के अंतर्गत जो चीजें प्री डिफाइंड करके रखी गई हैं, मतलब पहले से डिजाइन करके रखी गई हैं, उनको यूज करने का एक तरीका होगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन जो बना के रखे गए हैं, ठीक है, तो उन फंक्शंस को जो लिखने का तरीका होगा, मतलब मोस्टली वो सारे के सारे फंक्शन सब स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो आप किसी को फंक्शन को कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, है ना। मतलब जिसको मतलब सी प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी फंक्शंस हैं या जो सबको लिखने का एक पहले से पैटर्न बना होगा, पहले से तरीका होगा, और उसी पैटर्न के तहत हम उसकी कोडिंग करेंगे। मतलब किसी को कैपिटल स्मॉल हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें फ्री लिखा है, फ्री फंक्शन क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल करोगे तो इसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखोगे। ऐसे प्रिंटफ फंक्शन है, उसको हमेशा सारे के सारे लेटर को स्मॉल लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यही होता है। अगर केस इनसेंसिटिव होता तो हम कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है